हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 3 की, जिसका नाम है योग, जिसको आप योगा भी कहते हो, जिसको हम वन शॉट में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं इस चैप्टर से। आगे बात करें, अगर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th ईएसपी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आगे देखिए, अगर बात करूं फर्स्ट टॉपिक की, जो कि अपना है योग का अर्थ व उसका महत्व। तो योग के अर्थ की बात मैं करूं अगर, तो योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक संस्कृत का शब्द है, यूज उससे हुई है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या मिलाना। अब जोड़ने का मतलब सिंपल सा होता है कि हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, जो शरीर है, उसको जोड़ना है, उसको एक दिशा में लगाना है। यानी कि हमारा शरीर कहीं और जा रहा है, हमारा मन किसी और डायरेक्शन में लगा हुआ है, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर इसको एक करना है तो वो योग के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना या मिलाना। ठीक है, मिलाने का मतलब यह है कि हमारी जो आत्मा है उसको परमात्मा से मिलाना है ना। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग होता है, ये आपने सुना भी होगा। तो योग का मतलब सिंपल सा, इसकी जो उत्पत्ति है युज शब्द से हुई, जो कि एक संस्कृत शब्द है, और जिसका मतलब ये होता है। समझ आ गया। लेकिन जो योग की डेफिनेशन है वो अलग अलग ऋषियों द्वारा भी दी गई है, जिसकी हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं बात करूं पतंजलि के अनुसार, जिनका पूरा नाम क्या है, महर्षि पतंजलि, तो इन्होंने क्या बोला है कि चित्त वृत्ति निरोधी क्या है, योग है। अगर बात करो चित्त वृत्ति निरोध, यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, देखो भाई, चित्त का मतलब होता है आपका मन, ठीक है, आपका मस्तिष्क। वृत्ति मतलब होता है विचार। कैसे विचार भाई, गंदे विचार, या आपकी जो चंचलता होती है मन के अंदर। और निरोध का मतलब होता है रोकना। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो मन में उठने वाले विचार हैं, जो हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, है ना, हमको कुछ किसी चीज पे एकाग्र होने नहीं देते, कंसंट्रेट करने नहीं देते हैं, उसको रोकना ही क्या है, या मन की चंचलता को रोकना ही क्या है, योग है। किसने बोला, ये महर्षि पतंजलि ने बोला है। आगे मैं बात करूं महर्षि वेद व्यास की, तो उन्होंने बोला है योग क्या है, समाधि है। योग क्या है, समाधि है। समाधि एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर आपका जो फोकस होता है वो 100% हो जाता है किसी भी चीज पर। आपको पता ही नहीं होता कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप जिस चीज पर ध्यान लगा रहे हो आपका 100% ध्यान उसी पर हो जाता है। उसको बोलते हैं समाधि, जिसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो योग क्या है, समाधि की जो अवस्था होती है उसी को योग बोला गया है महर्षि वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, अब आगे सुनो भाई, भगवत गीता में भी योग के बारे में बताया गया है। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम। योग क्या है कि जो हमारा कर्म है उसको अगर हम कौशल के साथ, मतलब अच्छे तरीके से, बिना गलती के करे, है ना, पूरे अपनी 100% डेडिकेशन के साथ करे, स्किल्ड तरीके से करे, किसी नो सीखे की तरह ना करे, उसी को क्या बोलते हैं, योग बोलते हैं। आप कोई भी काम कर रहे हो उसको बिल्कुल कौशल के साथ करिए, उसको स्किल के साथ कीजिए, तो तभी क्या है, उसको योग बोला जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने योग, भगवत गीता में योग का क्या मतलब है, महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है, और पतंजलि के अनुसार क्या है योग की परिभाषा, तो आपको पता होना चाहिए। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है योग का अर्थ और उसका महत्व लिखो, तो योग का अर्थ अगर आप ऐसे लिखोगे तो ये 100% गारंटी है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, टीचर नंबर काटेगा ही नहीं आपकी। अब मैं बात करता हूँ योग के महत्व क्या है। देखो भाई, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफी आता है। तो योग से क्या होगा, योग बेसिकली क्या है, मैंने पीछे आपको बताया, है ना, आप एकाग्र हो रहे हो, आप कंसंट्रेट हो रहे हो। कैसे होगा, जब आप ध्यान की मुद्रा में बैठोगे, अलग अलग आसन करोगे, वो योग होता है। और अलग अलग जब आसन करते हैं तो हमारा शरीर पे इंपैक्ट पड़ता है, वो पॉजिटिव वे में ही पड़ता है। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि योग के महत्व क्या है। देखो, योग द्वारा हमारा शरीर क्या रहता है, तंदुरुस्त रह सकता है। अगर हम योग करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो हमारा शरीर क्या रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। थकान दूर होगी भाई, हमारी जो हमारी याद करने की शक्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब हम किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं, है ना, और फिर बाद में उस चीज को फिर से इमेजिन करते हैं, जो कि करा जाता है योग के अंदर, इससे क्या होगा, हमारी याद रखने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, यानी कि स्मरण शक्ति बढ़ेगी। और हमारे शारीरिक ढांचे में सुधार होगा। जब हम अलग अलग आसन करते हैं जो कि योग का ही पार्ट होते हैं, तो हमारा जो पोस्चर होता है, जो हमारा शारीरिक ढांचा होता है, उसमें क्या होगा, इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो हमारा हृदय है और जो हमारे फेफड़े हैं, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि हमारा जो हार्ट होता है वो पूरे बॉडी में क्या करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है, ब्लड को पहुंचाता है। और जो हमारे फेफड़े हैं, आपको पता है फेफड़ों के अंदर ही क्या रहती है, हमारी जो ब्रीथिंग, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो CO2 छोड़ते हैं, वो सब कहाँ रहता है, हमारे फेफड़ों में स्टोर रहता है। तो हमारे फेफड़े काम करने चाहिए अच्छे से, एफिशिएंसी के साथ। तो हमारे हृदय और फेफड़ों की जो कार्य क्षमता उसमें वृद्धि होती है, आपको पता होना चाहिए, किससे, योग से।
और नियमित अभ्यास से क्या होता है, जो शरीर है वो रोग मुक्त रहता है, मतलब कि कोई भी बीमारी या कोई भी डिसीज हमको नहीं होती अगर हम रेगुलर बेसिस पे क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली योग के महत्व है। अगर हम योग करते हैं तो हमें फायदे देखने को मिलते हैं ये वाले। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि अपना है अष्टांग योग के परिचय। अष्टांग योग क्या है? ये योग के 8 अंग, इसलिए इसको अष्टांग बोला जाता है। हमें इसी की बात करनी है। देखो, अगर मैं बात करूं योग की, तो योग का मेनली पर्पस क्या है? अपने मन पर नियंत्रण पाना। सही बात है। आप योग क्यों कर रहे हो? आपका मन भाग रहा है, आप उस मन को भागने नहीं देना चाहते, उस मन को एक जगह लगाना चाहते हो, तभी तो लोग योग करते हैं। तो योग का मेन पर्पस यही है भाई, मन पर नियंत्रण पाना, कंट्रोल करना। तो ये कब संभव हो पाएगा? ये जो मन पर कंट्रोल आप कब कर पाओगे? जब आप अष्टांग योग को फॉलो करोगे। क्या करोगे? अष्टांग योग को फॉलो करोगे, यानी कि अष्टांग योग के अंदर जो 8 तत्व बता रखे हैं उसका पालन करोगे, जो कि महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अभी अष्टांग योग जिसको बोल रहे हैं, या 8 तत्व जो बात हो रही है क्या? तो पहला जो तत्व है वो है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, और अगला जो है अपना प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये क्या है? टोटल 8 क्या है, तत्व है योग के, जिसको अष्टांग योग बोला जाता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो आगे बात करते हैं वन बाय वन। तो पहला क्या है भाई, अपना यम, है ना। यम में क्या होता है भाई, ध्यान से सुनना आप। तो अष्टांग योग का सबसे पहला ये अंग है, और यम शब्द का अर्थ होता है कि इंद्रियों और मन को हिंसा आदि अशुभ भाव से दूर हटाना है और खुद पर लगाना है। हमारी इंद्रियां क्या होती है? हमारे सुनने की जो क्षमता होती है, और जो आंखें हैं, हम जो स्वाद ले पाते हैं जीभ के थ्रू, है ना, ये त्वचा वगैरह सब क्या होती है? इंद्रियां होती है हमारी ये। फिर इंद्रियों को किसी दूसरी जगह पे नहीं लगाना है, जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है उसको कहाँ पे लगाना है? अपने ऊपर लगाना है। और हमें हिंसा नहीं करनी है। क्या नहीं करनी? हिंसा नहीं करनी है, मतलब कि हमारे मन को और इंद्रियों को हिंसा आदि जो अशुभ काम है उससे हटाना है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इसी को क्या बोला जाता है भाई? यम बोला जाता है। आगे मैं बात करूं, अब जो यम है ना, वो कितने हैं? टोटल 5 यम है ना। यम क्या है? 5 है, जिससे क्या होता है कि जो हिंसा और जितने भी बेकार काम है उससे दूर हटाने में मदद करता है। देखो भाई, अगर 5 यम की बात करूं, तो पहला है अहिंसा, मतलब हमें अहिंसा करनी है, और हमें सच बोलना है हमेशा, अस्ते यानी चोरी वगैरह नहीं करनी है, और ब्रह्मचर्य फॉलो करना है, मतलब कि आपको लस्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज की, है ना। जैसे कि शादी से पहले लोग क्या करते हैं? गलत काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना। हमें क्या करना है? ब्रह्मचर्य फॉलो करना है। उसके बाद है अपरिग्रह, मतलब कि आपको किसी भी चीज पर ये नहीं दिखाना है, आपको एक घमंड नहीं होना चाहिए कि ये मेरा है ना, इस पे से इससे तो दूर रहे। ये सब जो चीजें होते हैं घमंड वाली, इसको बोलते हैं, मतलब ये नहीं होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं अपरिग्रह, यानी नॉन पोसेसिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए। समझ रहे हो आप? अगर कोई चीज पे हम अपना हक दिखाते हैं, घमंड दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पोसेसिवनेस बोलते हैं। जब हम ये सब चीज छोड़ देते हैं, ये क्या हो गया? नॉन पोसेसिवनेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या 5 नियम है जो आपको पता होना चाहिए। अब अगले तत्व की बात करता हूं, जो कि है नियम। अपना नियम क्या है? दूसरा तत्व है, ये दूसरा अंग है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि योगी को अपने जीवन में निम्नलिखित आदतें अपनानी चाहिए, जो ये हैं। जो नियम को फॉलो कर रहा है उसको ये आदतें अपनानी अपनानी, जैसे कि सोच, मतलब कि शरीर को क्लीन रखना है। संतोष, मतलब जो भी है उसमें उसको संतुष्टि होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? संतोष मिलना चाहिए उसे। ठीक है, हम आपको पता है आज के टाइम पे लोगों की डिजायर्स खत्म ही नहीं होती, डिजायर्स बढ़ती जा रही हैं। तो वो डिजायर्स पे थोड़ा ताला लगाना है हमें। जो हमारे पास है उसको क्या करना है? हमें उसमें संतुष्ट रहना है, हाँ, लेकिन और पाने के लिए हमें मेहनत करनी है, लेकिन लालच नहीं करनी है। तो वही यहाँ पर बताया गया, जो भी आपके पास है संतोष उसमें आपको रखना है ना, कंटेनमेंट रखना है। तब यानी डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होनी चाहिए। बिना डिसिप्लिन के कुछ जिंदगी में हासिल नहीं होता है। उसके बाद है स्वाध्याय, मतलब अपने आप को पढ़ो। जिस व्यक्ति को अपने बारे में पता होता है कि उसको क्या आता है, क्या नहीं, क्या पसंद है, क्या नहीं, कहाँ पर वो कैसा व्यवहार करता है, तो उसका मतलब है उसको उसने अपने आप को अच्छे से पढ़ा है। लोगों की जिंदगी बीत जाते, लोग अपने बारे में ही नहीं जान पाते, तो आपको क्या करना है? स्वाध्याय करना है। डेली अपने मन पे ध्यान लगाना है कि आप क्या चाहते हो, आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं। इसी को बोलते हैं स्वाध्याय। डेली अपने लिए टाइम निकालो, आधे घंटा, जिससे आप स्वाध्याय कर पाओ। उसके बाद है ईश्वर प्राणिधान, मतलब डिवोशन टू गॉड, यानी कि भाई गॉड के प्रति क्या करना है? आपको भक्ति करनी है, जिसको बोलते हैं ईश्वर प्राणिधान, मतलब आपको थोड़ा सा क्या करना है? स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? ऐसी आदतें हैं जो कि नियम के तहत आती हैं, आपको फॉलो करनी है। ठीक है, आगे देखो।
आगे बात करूं मैं आसन की। आसन क्या होता है भाई? शांति से किसी मुद्रा में बैठ जाना ही आसन होता है। तो किसी भी मुद्रा में स्थिरता यानी शांति से बैठ जाना बिना हिले डुले और सुख पूर्वक बैठ जाना, मतलब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपके मन में। जब आप शांति से एक जगह बैठ गए हो तो सारी टेंशन को दूर फेंक दो। तो स्थिरता और सुख पूर्वक बैठना क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। ये ध्यान आपको रखना है। इसे करने से क्या होता है? योगी का जो मन है ना वो स्थिर रहता है, मन भटकता नहीं है ना। चित्त वृत्ति ही निरोध है, बताया ना मैंने। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मन है उसको गंदे विचारों से, चंचलता जो मन की होती है उससे रोकना है। तो जब ये व्यक्ति ऐसे स्थिरता और सुखपूर्वक तरीके से बैठता है तो इससे क्या होता है? योगी का जो मन है जो भागता है, योगी कौन है? जो योग कर रहा है। तो योगी का जो मन है वो स्थिर रहता है। स्थिर रहने का मतलब उसका मन भागता नहीं है। और आसन से प्रत्येक अंग प्रत्यंग को क्रियाशीलता मिलती है। मतलब जब हम आसन करते हैं, कोई सा भी आसन होता है, एक एग्जाम्पल एक आसन ये है, बहुत तरह के आसन होते हैं जिसको हम 12th में पढ़ने वाले हो। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा अंग है और जो दूसरे अंग है उनको क्या मिल जाती है? क्रियाशीलता मिल जाती है, मतलब एक्टिवनेस आ जाती है, वो प्रॉपर वर्किंग हो जाते हैं, है ना। हमारी मसल्स जो वो ट्रेंड हो जाती हैं, हमारी मसल और अच्छे तरीके से काम कर पाती हैं, मूवमेंट कर पाती हैं, जिससे वे सक्रिय यानी एक्टिव हो जाती हैं, स्वस्थ रहती है और लचीली हो जाती है, मतलब फ्लेक्सिबल बन जाती है ना। अगर कोई व्यक्ति पीछे मुड़ के डी बन जाता है ना, अपना पूरा बेंट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? उसकी जो बॉडी है वो फ्लेक्सिबल है ना, हेल्दी भी है और एक्टिव भी है। ये कब हो पाता है? जब हम क्या करते हैं? आसन करते हैं, जो कि योग का पार्ट है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये ध्यान रखना है। अगला है प्राणायाम। क्या है भाई? प्राणायाम। तो आसन में स्थिर हो जाने के बाद, आसन मैंने पीछे बता दिया, उसमें आप शांत बैठ गए, स्थिर हो गए, तो स्थिर हो जाने के बाद श्वास लेने और छोड़ना है आपको। श्वास लेनी है, छोड़ना है, इसी को क्या बोलते हैं भाई? प्राणायाम बोलते हैं। तो श्वास लेने और छोड़ने की जो स्वाभाविक गति होती है उसको नियंत्रित करना ही क्या होता है? प्राणायाम कहलाता है। को पता नहीं है मैं पढ़ाते पढ़ाते कितनी बार सांस ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, आपको ही पता है, आप भी ऐसे कर रहे होगे। लेकिन जब हम शांति से बैठ जाते हैं, हम देख रहे हैं कि सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, है ना। सांस ले रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, मतलब इसको हम क्या कर पा रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से सांस ले रहे छोड़ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपना बोलते हैं प्राणायाम। यानी कि जो स्वाभाविक गति है, जो नेचुरल गति है सांस लेने छोड़ने की, जब उसको उस पर हम नियंत्रण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राणायाम बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को करने से क्या होता है? तन और मन दोनों की शुद्धि हो जाती है। आपका तन भी शुद्धि तन में भी शुद्धि होती है और आपका मन में भी क्या होती है? शुद्धि हो जाती है। मन आपका अच्छा फील करता है। आगे देखो प्रत्याहार की मैं बात करूं। प्रत्याहार क्या है? ध्यान से सुनना भाई, बच्चों को समझ भी नहीं आता है कई बार। तो प्रत्याहार के द्वारा क्या होता है? जो साधक है उसका इंद्रियों पर पूरा अधिकार हो जाता है। मतलब जो योग अवस्था में बैठा है ना, उसका अपनी इंद्रियों पर, मतलब अपनी आंखों पर, सुनने की क्षमता पर, अपनी त्वचा पर, सब पर क्या हो जाता है? उसका नियंत्रण हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसकी इंद्रियां भटकती नहीं है। वो कब होगा? लेकिन जब वो प्रत्याहार को फॉलो करेगा। प्रत्याहार का मतलब यही होता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, है ना। शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया, रस हो गया, गंध हो गया, आदि जो है इंद्रियों को आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाना या मन को विचलित करना, रोकना है। देखो जो शब्द है जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी है ना, स्पर्श हम जो छू के पता कर पाते हैं, रूप हम देख के पता कर पाते हैं किसी का, रस और गंध ये आपको पता है, ये हम कैसे कर पाते हैं? स्मेल कर पाते हैं। और रस मतलब टेस्ट करते हैं ना। तो इन सब जो हमारी इंद्रिय जो इन सब का यूज करती है ना, हमारी इंद्रिय इसमें शामिल है, मैंने आपको बताया। तो इन ये जो चीजें हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, ये अच्छी चीजों में ही यूज करना है हमारी इंद्रियों को। यानी कि जो ये जो चीजें हैं हमारी इंद्रिया हमको आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाती है, जिससे हम अपना कल्याण कर पाए उस चीज में हम इन्वॉल्व नहीं रखते हैं इन इंद्रियों को, बल्कि दूसरी चीजों में इन्वॉल्व रखते हैं। हम कुछ कुछ ऐसे शब्द का यूज करते हैं, गलत चीज छू रहे होते हैं, है ना, गलत गंध सूंघ रहे होते हैं, या हम किसी रूप को देख के क्या हो रहे होते हैं? परेशान हो रहे होते हैं ना। समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये सब चीजें क्या करते हैं? हमको हमारे आत्म कल्याण के रास्ते से दूर हटाती, जो कि हमें क्या करना है? मन को विचलित करने से रोकना है। किसका मतलब? प्रत्याहार का मतलब। आगे देखो भाई, प्रत्याहार सिद्ध होने पर योगी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। जब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है, इन सबको कंट्रोल कर लेता है, सब कुछ अपने आत्म कल्याण पर फोकस कर लेता है, इसका मतलब क्या है? कि उसने अपने इंद्रियों पर क्या कर लिया है? इंद्रियों को बोलते हैं सेंसेस, ठीक है। ये ध्यान रखना, जिसको हम सेंस कर पाते हैं अलग अलग तरीके से, उस पर उसने क्या कर ली है? विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। और परम सुख का अनुभव करता है।
इसके बाद क्या होता है, परम सुख का आनंद होता है। ठीक है, कि जिंदगी में सुखी इंसान वही है और कोई है ही नहीं। आगे देखो, अगर आया धारणा। धारणा क्या होता है कि भाई प्रत्याहार के द्वारा जब इंद्रिय और मन स्थूल विषयों से हटाकर सूक्ष्म लक्ष्य आत्म परमात्मा आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसी को धारणा कहते हैं। सिंपल सा मतलब, प्रत्याहार में हमने क्या करा भाई, हमारी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में आ गई। तो जब इंद्रियों को और मन को स्थूल विषय कौन से विषय, जो बेकार के विषय हैं, जो हमारे किसी भी काम के नहीं है, उनसे हटाकर क्या करा हमने, सूक्ष्म लक्ष्य जो कि इजी टू अचीव है, मतलब उसको आसानी से हम अचीव कर सकते हैं, और आत्मा परमात्मा पर हमने क्या लगाया, उनको फोकस करा। किस पे करा, आत्मा परमात्मा फोकस करवाया, अपनी इंद्रियों को सूक्ष्म लक्ष्य पे फोकस करवाया। इसी को क्या बोला जाता है, धारणा बोला जाता है। ध्यान आपको रखना है। आगे चले भाई, ध्यान की बात कर लेते हैं। ध्यान का मतलब आपको पता भी होगा। तो ध्यान के समय एकमात्र विषय लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रहता है, यानी कि किसी एक विषय वस्तु पर जब हम ध्यान से क्या कहते हैं, फोकस करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ध्यान वाली अवस्था बोला जाता है। इस अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति आनंद, शांति और आत्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। उसको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या है, समझ रहे हो। तो वो आत्मा में लीन हो जाता है अपने खुद की, उसको शांति फील होती है और उसको आनंद मिलता है। अब आगे देखो भाई, आगे बात करते हैं जो कि अपना है समाधि। तो अष्टांग योग का सबसे उन्नत और अंतिम चरण या अंतिम अंग आप कह लीजिए समाधि ही है। इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति अपनी चेतना को भौतिक अस्तित्व से परे ले जाता है, मतलब जो उसकी थिंकिंग है ना, जो उसकी इंद्रिया, सबको वो भौतिक रूप से दूर ले जाता है और अपने ऊपर केंद्रित करता है, समझ रहे हो ना। उसका भौतिक अस्तित्व का मतलब क्या है, जैसे कि मैं भी खड़ा हूं आपके सामने, ये मेरा भौतिक अस्तित्व है। तो इससे मुझे दूर ले जाना है, कैसी दुनिया के बारे में सोचना है जो मेरे मन में एग्जिस्ट करती है ना। तुम्हारी चेतना को भौतिक अस्तित्व से परे ले जाना है और आत्मा परमात्मा एक हो जाना है ना। समाधि वाली स्टेज होती है जिसमें आत्मा और परमात्मा है। आत्मा किसकी, जो योग कर रहा है, जो समाधि वाली स्टेज में जाना चाह रहा है। तो आत्मा और परमात्मा है ना, जिसके लिए योग करता है व्यक्ति, उसका एक हो जाना। जब ये हो जाता है, ये कब होगा, जब आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ पर हो, आपके आसपास क्या चल रहा है, तभी क्या हो पाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो पाता है, जो कि समाधि वाली स्टेज है। इस अवस्था को पाने के लिए गहन ध्यान की जरूरत होती है। ध्यान रखना, बिना आप 100% फोकस नहीं कर पाओगे समाधि वाली स्टेज। तो इस अवस्था को पाने के लिए गहन ध्यान और मानसिक अनुशासन चाहिए होता है। मानसिक अनुशासन का मतलब होता है कि आपका जो ध्यान है वो भटके ना बार बार। जब आप एक जगह बैठ के जब ध्यान आप लगा रहे हो, तो उस पर ध्यान आपका 100% रहना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है, समाधि बोला जाता है। अगर आपने क्या करा, इन आठों के आठों तत्वों को इसका पालन कर लिया, जिसके अंदर बातें बताई गई हैं, इसका मतलब ये क्या है, आपका मन पर नियंत्रण पूरी तरीके से हो गया। अपने आप जो है, आपका मन आपकी मानेगा और आप क्या है, मन के अकॉर्डिंग, मतलब आप मन पर नियंत्रण हो गया तो आपके अकॉर्डिंग आप जो चाहोगे आपका मन वो करेगा, बल्कि मन आपको भटकाएगा नहीं। समझ गए आप। आगे हम बात करते हैं यौगिक क्रियाओं की, जिसको हम षट कर्म भी बोलते हैं। षट कर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितनी भी यौगिक क्रियाएं बता रखी हैं वो कितनी है, टोटल 6, इसलिए इसको षट कर्म भी बोला गया, क्योंकि षट का मतलब क्या होता है, 6 होता है। तो इसकी बात हम कर लेते हैं कि होती क्या है, तो ध्यान से देखना भाई। तो यौगिक क्रिया जिसको हम शुद्धि क्रिया भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में शुद्धि, यानी हमारे शरीर को साफ करने के लिए प्रयोग करी जाती है, यूज करी जाती है, जिसको हम बोलते हैं यौगिक क्रिया। ये ध्यान रखना है। तो ये क्या है, टोटल 6 होती हैं, जिसके जरिए मनुष्य का सारे शरीर का शुद्धिकरण किया जाता है। आगे देखो, इसके माध्यम से क्या होता है, मानव के स्वास्थ्य में सुधार होता है। सही बात है, जब भाई अपने शरीर की शुद्धि होगी, शरीर साफ होगा, तो हमारा जो शरीर है, जो मानव का स्वास्थ्य है, वो अच्छा होगा, सीधी सी बात है। और आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होता है, मतलब पूरा अंदर, बाहर से तो छोड़ो, अंदर से क्या होता है, पूरा शुद्धिकरण हमें देखने को मिलता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आगे बताऊंगा ना आपको, जब आपको समझ आएगा। और इन क्रियाओं का संचालन किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में ही होना चाहिए। आप ये नहीं कि आपने मन करा, मैंने आपको पीछे अभी आगे जितनी बातें बताऊंगा, जितनी भी क्रियाएं बताऊंगा, अगर उसको आप बिना देख रखे करोगे तो दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना है। तो यही बोला गया है कि जो ये क्रियाएं हैं, हमें क्या करना है, किसी व्यक्ति की देख रेख में ही करना है। आगे देखो, अगर मैं बात करूं यौगिक क्रियाओं की, टोटल 6 क्रिया होती है, जो कि इस प्रकार की है। पहला है नेति क्रिया, दूसरा है धोती क्रिया, तीसरा है बस्ती क्रिया, अगला है नौली क्रिया और त्राटक, और लास्ट है कपाल भाती क्रिया। ये ध्यान से आप देखना और समझने की कोशिश। सबसे पहले हम बात करते हैं नेति क्रिया की। अगर मैं नेति क्रिया की बात करूं, तो करते क्यों है,
नाक की सफाई के लिए यूज करते हैं, सांस लेने में आसानी हो नाक के थ्रू, इसलिए ये करा जाता है। और साइनस जैसी जो बीमारी होती है उससे राहत के लिए जो है नेति क्रिया प्रयोग करी जाती है। करते कैसे भी बता रहा हूँ। तो देखो भाई, साइनस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको जुकाम वगैरह फिर भी नहीं है और आपकी जो नाक है वो भारी भारी हो रही है, बार बार आपके जो म्यूकस होता है वो बाहर आ रहा है ना, तो उससे क्या होता है, ये साइनस बोलते हैं, बिना किसी रीजन के साइनस ये हो जाता है ना। इसको इन्फेक्शन भी बोलते हैं, नाक के अंदर हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए, इससे राहत पाने के लिए, नाक की सफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, नेति क्रिया करते हैं। अब इसे करते कैसे है, उससे पहले आपको प्रकार पता होने चाहिए। दो तरह के प्रकार होते हैं इसके, एक जल नीति और एक है सूत्र नीति। अगर जल नीति की बात करूं, इसमें क्या होता है, गुनगुना नमक का पानी लिया जाता है, उसके थ्रू नाक की सफाई करी जाती है। अगला है सूत्र नीति, जिसमें क्या सूती धागे का यूज करा जाता है नाक की सफाई करने के लिए। अब करते कैसे है, ध्यान से देखना भाई। तो अगर मैं बात करूं जल नीति की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम नाक के एक छेद से पानी डालते हैं, दूसरे छेद से बाहर निकालते हैं। ये तो हो गया, क्या हो गया अपना जल नीति। अगर मैं सूत्र नीति की बात करूं, इसमें क्या होता है कि नाक के एक छेद से हम क्या करते हैं, धागा डालते सूती वाला, और उसको मुंह के द्वारा बाहर निकालते हैं, मुख से निकालते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सूत्र नीति हम बोलते हैं। ध्यान रखना, और ये किसी देख रेख में ही करना है किसी के। अगला है धोती क्रिया। क्या है, धोती क्रिया। सबसे पहले ये देखो, धोती क्रिया किस लिए करते हैं, तो पेट और पाचन तंत्र की सफाई के लिए, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी, और जो हमारा पेट है, स्टमक है, क्या करना है उसके लिए है, उसको ठीक करने के लिए, उसकी सफाई करने के लिए हम धोती क्रिया करते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं धोती क्रिया, तो इसके भी देखो भाई प्रकार देखो। एक है वमन धोती, एक है वस्त्र धोती। क्या बोला मैंने, एक है वमन धोती, एक है वस्त्र धोती। तो नमक वाला गुनगुना पानी पीकर बाहर निकालना होता है। अगर मैं वमन धोती की बात करता हूँ, पानी पी लिया नमक वाला, फिर उसको बाहर निकालना होता है। ऐसे जो वस्त्र धोती होती है, इसमें क्या होता है, सूती कपड़े को निगलना होता है, फिर धीरे धीरे बाहर निकालना होता है। अब देखो कैसे करते, सिंपल सा है। बाहर निकालना कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए आपको। तो भवन धोती में क्या होता है, पानी पी लिया, पानी कैसा, नमक का गुनगुना पानी है, उसको पी लिया, फिर उल्टी के द्वारा उसको बाहर निकालना है। नमक का पानी पियोगे तो उल्टी ऑटोमेटिकली आई जाएगी, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, तो इसको वमन धोती बोलते हैं। जब आप नमक का पानी पियोगे ना, तो सारी पेट की गंदगी जो है उल्टी के थ्रू बाहर निकल जाती है। और लेकिन वस्त्र धोती में क्या होता है कि जो कपड़ा है अपना, है ना, जो हमने सूती कपड़ा लिया है, उसको निगल रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, उसको निगल लेता है नीचे तक, नली और पेट की सफाई की जाती है इससे। हमने क्या करा भाई, इसको निगल लिया बहुत आगे तक, ठीक है, जहां तक हम हमारी इच्छा थी, मतलब पेट तक पहुंचा देते हैं उसको, चबा चबा के, फिर उसको हम ऐसे निकालते हैं। क्या करते हैं, उसको ऐसे निकालते हैं, पहले डाला, है ना, अच्छे से, फिर उसको ऐसे हम निकाल देते हैं। इससे इसी को क्या बोलते हैं हम, वस्त्र धोती हम बोल देते हैं। समझ आ गया किस लिए करते हैं, यही बता दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं बस्ती क्रिया की। तो देखो भाई, ये करते किस लिए हैं, बड़ी आंत की सफाई और कब्ज से राहत के लिए करते हैं। जो हमारी दो आंतें होती है, आपको पता है, एक छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत, है ना। तो बड़ी आंत की सफाई करने के लिए, बड़ी आंत वही होती है जिसमें सारा, छोटी आंत में खाना पचने के बाद जितना भी वेस्ट वगैरह होता है वो बड़ी आंत में चले जाता है, उसके बाद वो बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू। ठीक है। तो क्या होता है भाई, अब इस पूरे की हमें सफाई करनी है, बड़ी आंत की या कब्ज से राहत पानी है, तो उसके लिए जो है बेसिकली ये बस्ती क्रिया करी जाती है। करते कैसे, ये बहुत जरूरी है। तो गुदा मार्ग जो होता है आपका, गुदा मार्ग क्या होता है भाई, ये आपका गुदा मार्ग होता है, जहां से आप वेस्ट बाहर निकालते हो, ये पूरा क्या आपका गुदा मार्ग है। ठीक है। तो गुदा मार्ग से पानी बड़ी आंत में पहुंचाया जाता है ना। इसी के थ्रू, जहां से आप वेस्ट निकालते हो, इसी के थ्रू जो है गुदा मार्ग के थ्रू क्या करते हैं, पानी को अंदर पहुंचाया जाता है, प्रेशर के साथ अंदर खींचा जाता है। पानी को जब अंदर खींचोगे, और पानी खींचोगे कैसे, आपको क्या है, ऐसी जगह पे बैठना होता है। मान लो ये कोई जगह है जिसके अंदर आप बैठोगे, कहां तक, आप ऐसी जगह पे बैठोगे, जो पानी है ना, जो आप गुदे के द्वारा खींचोगे, वो क्या आपकी नाभि तक आना चाहिए। कहां तक आना चाहिए, नाभि तक आना चाहिए। फिर क्या करते हो, आप उसको खींचते हो पानी को। ठीक है भाई। तो उसको बड़े आंत में पहुंचा देते हो कैसे भी करके, है ना, इसके थ्रू। उसके बाद कुछ समय बाद जो है पानी को बाहर निकाला जाता है। कहां से, यहीं से ही बाहर निकाला जाता है, प्रेशर देके। ठीक है भाई। पानी को अंदर खींचना, फिर बड़ी आंत में चले जाएगा पानी, तो पानी को बाहर भी निकालना है। इससे क्या होता है कि जो बड़ी आंत है, जो कब्ज वगैरह होती है, वो खत्म हो जाती है। अगला है नौली क्रिया। तो नौली क्रिया करते किस लिए है भाई, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और हमारी जो पेट की मांसपेशियां होती है उसको मजबूत करने के लिए जो है ये करा जाता है नौली क्रिया को। ठीक है। अब नौली क्रिया करते कैसे, देखो,
सांस बाहर निकालकर पेट को अंदर खींचते हैं। जैसे ही मैं देखो, सांस को क्या करना है हमें, बाहर निकाल कर, सांस को बाहर निकाल लिया, पेट को अंदर खींचते हैं, मैंने पेट अंदर खींच लेते हैं ऐसे, जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। पेट अंदर खींचा और पेट की मांसपेशियों को दाएं बाएं क्या करना है, दाएं बाएं घुमाना है। और यह गोलाकार आप घुमा सकते हो, मतलब ऐसे आपने देखोगे बहुत से बच्चे जो है पेट को ऐसे घुमा रहे होते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, नौली क्रिया करते हैं। सांस को बाहर निकाल लेनी है, मतलब पेट ऐसे खींच लेना है, उसके बाद इसको दाएं और इसको बाएं ऐसे करना है। देखो आप देख भी सकते हो, इधर और इधर आपको कर रहे हो, इधर कर रहे हो। इसको क्या बोलते हैं, नौली क्रिया बोलते हैं। आपको समझ आ रहा होगा, आई होप। अब देखो आगे त्राटक क्रिया की मैं बात करूं, त्राटक क्रिया क्यों करते हैं भाई, अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए, यानी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, आंखों की जो कार्य क्षमता होती है उसको सुधारने के लिए जो है हम त्राटक क्रिया करते हैं, ठीक है। जो कि पांचवी योगिक क्रिया है अपनी। करते कैसे हैं, किसी एक बिंदु या दीपक की लो को बिना पलक झपकाए लगातार देखते हैं। कोई दीपक हो या कोई वस्तु हो गई है ना, उसको बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारी जो एकाग्रता की शक्ति वो बढ़ती है। अगला है कपालभाति क्रिया भाई। क्यों करते हैं इसको, हमारी फेफड़ों की सफाई के लिए, हमारी जो सांस लेने की क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए, और शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करने के लिए क्या होता है, ये हम कपालभाति क्रिया करते हैं। क्योंकि ऊर्जा का संचार कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, वो क्या होता है, ब्लड में मिल जाता है, आपको पता ना हो तो। और फिर क्या है, वही ऑक्सीजन जो है ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल रहा है ना, तभी ऊर्जा मिल रही है अपने को। तो हमारा ऑक्सीजन जो है फेफड़ों के थ्रू ब्लड में मिलना बहुत जरूरी है अच्छे से। वो कब होगा, जब हमारे सांस लेने की जो क्षमता है, जो कार्य क्षमता है वो अच्छी होगी। इसलिए जो हम क्या करते हैं भाई, कपालभाति क्रिया करते हैं। करते कैसे हैं, इसको ध्यान से देखो भाई। तो नाक से तेजी से सांस बाहर छोड़ते हैं, जबकि सांस अपने आप ही जब अंदर चली जाती है, आप क्या करते हो, सांस को छोड़ देते हो और ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलता, सांस खुद अंदर चले जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, कपालभाति बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम के प्रकार भी हैं भाई, ध्यान रखना। तो प्राणायाम दो शब्दों से बना है, प्राण प्लस यम। प्राण का मतलब होता है जीवन की ऊर्जा, ये आपको भी पता है। हम कहते हैं ना भाई, प्राण त्याग दिया उसने, मतलब अपनी जीवन की ऊर्जा त्याग दी। और यम का मतलब क्या होता है, नियंत्रण होता है। यानी जो प्राण जो है ना अपने, या जीवन की जो ऊर्जा जो कि क्या है, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, जो हम श्वास ले रहे हैं, वो क्या हमारी जीवन की ऊर्जा है। तो जीवन की ऊर्जा पर नियंत्रण करना, नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल करना ही क्या होता है, हमारा प्राणायाम कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो जीवन की ऊर्जा है उसको सही तरीके से नियंत्रित करना है, ताकि हम स्वस्थ रह सके, सिंपल सा है, ठीक है। और एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करते हैं, हम अपनी सांसों को सही तरीके से लेते हैं, फिर छोड़ते हैं। हम जो श्वास पे कंट्रोल कर पाते हैं, हम उसको सही तरीके से लेते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। इसको क्या बोला जाता है भाई, प्राणायाम बोला जाता है। जिससे हमारे शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है और मन शांत होता है। समझ आ रहा है भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आगे देखो, प्राणायाम के तीन मुख्य चरण होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। देखो, पहला है पूरक, और जो दूसरा चरण है वह अपना कुंभक है, और तीसरा चरण है रेचक। ये क्या तीन चरण है जो कि प्राणायाम में शामिल होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं बात करूं पूरक की, जिसका मतलब होता है सांस लेना, यानी कि आप गहरी सांस अंदर ले रहे हो। उसके बाद होता है कुंभक, जो आपने सांस ली है उसको रोकना है। कब तक रोकना है, कुछ समय के लिए रोकना है। और रेचक का मतलब क्या होता है, जो सांस आपने रोकी हुई है उसको आपको छोड़ना है धीरे धीरे, यानी कि एक बार में छोड़ना है धीरे धीरे, ठीक है। इसे बोलते हैं प्राणायाम के तीन चरण। अब प्राणायाम के प्रकार की बात कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, प्राणायाम के प्रकार है, जैसे कि नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम, सूर्य भेदन, उज्जयी, भ्रामरी, शीतकारी और शीतली, ये क्या है, इसके प्रकार है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, या जिसको अनुलोम विलोम भी हम कह देते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, क्योंकि विलोम का मतलब क्या होता है, उल्टे क्रम में निर्मित, इसलिए इसको अनुलोम विलोम भी कहते हैं। विलोम का मतलब उल्टा होता है, आपको पता है। तो नाड़ी शोधन में यही होता है, हम कभी किसी हिस्से, जो ये नाक का एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा होता है, कभी हम इससे सांस ले रहे हैं, इससे छोड़ रहे हैं, कभी हम इससे सांस ले रहे हैं, इससे छोड़ रहे हैं, मतलब बार बार जो नाक के छेद होते हैं उसको बदल रहे हैं पर्पस के लिए। कभी एक से सांस ले रहे हैं, फिर दूसरे से छोड़ रहे हैं, फिर दूसरे से सांस ले रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अनुलोम विलोम बोला जाता है। ध्यान रखना है, क्योंकि विलोम का मतलब होता है उल्टे क्रम से बना हुआ। और देखो भाई,
इस अभ्यास का नाम इस तथ्य से मिलता है कि सांस लेने और छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, नासिका का उपयोग समय समय पर उलट जाता है, बदल जाता है, इसलिए इसका जो नाम है इससे ही पता चल जाता है कि इसमें हम करते क्या है। ठीक है, अब आगे देखो सूर्य भेदन प्राणायाम। तो सूर्य भेदन में जो ये भेदन आ रहा है इसका मतलब होता है पार करना। क्या होता है, पार करना। सूर्य भेदन प्राणायाम में सारी सांसें खींचना दाहिनी नासिका से है और सारी सांसें छोड़ना किससे है, अपनी बाईं नासिका से है। दाएं सांस दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। इसको क्या बोला जाता है, सूर्य भेदन प्राणायाम बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए। समझ आ रहा है? आगे देखो उज्जयी प्राणायाम। क्या होता है भाई उज्जयी प्राणायाम, ध्यान से सुनना। इस अभ्यास में दोनों नासिका छिद्रों का उपयोग सांस लेने के लिए करा जाता है और बाएं छिद्र का उपयोग सांस छोड़ने के लिए करा जाता है। सब में बेसिक बेसिक डिफरेंस है। इसमें क्या कर रहे हैं, उज्जयी प्राणायाम में दोनों ही नाक का यूज कर रहे हैं सांस को लेने के लिए, लेकिन जब सांस छोड़ रहे हैं तो केवल बाई वाली से छोड़ रहे हैं। किससे छोड़ रहे हैं, बाई वाली से छोड़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, मतलब लेफ्ट वाली से। और गले के आंशिक रूप से बंद होने से अभ्यास के दौरान ओम अक्षरों द्वारा प्रदर्शित ध्वनि उत्पन्न होती है। यही ध्वनि इस प्राणायाम की जो विशेषता है और इसका नाम भी जो है इसी वजह से पड़ा है उज्जयी प्राणायाम। यानी कि जब आप क्या करते हो, दोनों आंखों से सांस लेते हो फिर आप छोड़ते हो तो आपका गला बंद होने के बाद जो वो ध्वनि छोड़ता है, जब आप सांस छोड़ रहे हो लेफ्ट वाली से तो आपको एक ध्वनि आती है जिसको बोलते हैं ओम। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की। तो भ्रामरी प्राणायाम करते कैसे, कुछ इस प्रकार से करते हैं, आप देख सकते हो। अब इसमें एक शब्द आ रहा है भ्रामरी, इसका मतलब क्या होता है, काली मधुमक्खी। ठीक है, ऐसे क्यों, क्योंकि जब हम इसको करते हैं या इस प्राणायाम को करते हैं तो हमारे जो साउंड उत्पन्न होता है ना करते वक्त, वो काली मधुमक्खी के भिनभिनाने जैसा होता है, इसलिए इसका नाम जो है भ्रामरी प्राणायाम। और भ्रामरी का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, है ना। और जब भ्रामरी प्राणायाम करा जाता है तो दिमाग को तुरंत शांति मिलती है और हमारा जो मन है उसको उत्साह मिलता है, मतलब एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। जो हमको हताशा है, चिंता होती है, उससे भी हमको मुक्ति मिल जाती है। और क्रोध से छुटकारा पाने के लिए अच्छा व्यायाम माना जाता है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको जो है ये करना चाहिए। इसमें होता क्या है, ये अंगूठे है ना भाई, अंगूठे को अपने कान में ऐसे बंद कर लेते हैं, किससे, ऐसे लगा देते हैं और फिर ऐसे करते हैं, फिर इसको करा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देख सकते हो ना, अपनी आंखें बंद कर दी और कान ऐसे बंद कर ले, फिर हम साउंड जब निकालते हैं, है ना, तो फिर हमें काली मधुमक्खी जैसे आवाज आती है भिनभिनाने की, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम बोला जाता है। अब देखो शीतकारी प्राणायाम की मैं बात करूं तो शीतकारी शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। देखो शीतकारी प्राणायाम, तो शीतकारी दो शब्दों से मिलकर बना है, शीत और कारी, है ना। तो शीत का मतलब होता है शीतलता, मतलब ठंडक, और कारी का मतलब होता है जो उत्पन्न करे, यानी कि ऐसा व्यायाम जिससे ठंडक उत्पन्न हो। ये ध्यान आपको रखना है। तो इसका मतलब जो है ना शीतकारी का, इसका शाब्दिक अर्थ वैसे ये होता है हिसिंग ब्रीथ। क्या, हिसिंग ब्रीथ। और हिसिंग मतलब क्या समझते हो आप, आपने सांप की आवाज सुनी होगी तो उसमें ऐसे हिसिंग साउंड ही आता है, ऐसा साउंड आता है ना, तो इसको हिसिंग ब्रीथ बोलते हैं। तो शीतकारी प्राणायाम जब करा जाता है तो हमारे मुंह से सांप जैसी आवाजें आती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो जब हम शीतकारी प्राणायाम में क्या करते हैं, सांस लेते हैं, तुम्हारे मुंह से सांप जैसी आवाज आती है जिसको बोलते हैं हिसिंग साउंड। इस कारण इसे क्या हिसिंग श्वास भी कहते हैं। और शीतकारी प्राणायाम हमारे दिमाग और शरीर को शांत रखने में मदद करता है, ये ध्यान आपको रखना है। शीतकारी प्राणायाम का शीतकारी किन शब्दों से मिलकर मैंने वो भी बता दिया है। शाब्दिक अर्थ वैसे हिसिंग ब्रीथ होता है और सांप जैसी आवाज आती है जब इसको हम करते हैं, ध्यान रखना है ना। जैसे कि इसमें क्या होता है, हमने मुंह से सांस ली, कहाँ से लेनी है, मुंह से सांस ली हमने, फिर हमने सांस को रोक के रखी, क्या रखी, सांस को हमने रोक के रखी, फिर हमने नाक से क्या करा, इसको रिलीज कर दिया। इससे इससे क्या होता है, हमको जब अभी ये इस नाक से आवाज रिलीज करेंगे सांस को तो हमको साउंड कैसा आता है, सांप के मुंह जैसी आवाज आती है वैसे ही हमको साउंड आती है। ठीक है, अब देखो भाई शीतली प्राणायाम की बात करूं तो नाम से ही पता चल रहा है ये प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक देता है अच्छे से। ठीक है, करने का तरीका क्या है भाई, ध्यान से सुनना। तो आपको बताते भी चलूंगा मैं अभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मुंह खोलना है अपना। क्या करना है भाई, मुंह खोलना है और जीभ को बाहर निकालना है कुछ इस प्रकार से। आपको अपना मुंह खोलना है और जीभ को ऐसे बाहर निकालना है और जीभ के दोनों किनारों को मोड़ना है जिससे क्या बन जाए, एक नली बन जाए या कोई पाइप जैसा या कोई स्ट्रो टाइप जो होता है ना वो बन जाए। मतलब कि कोई अपनी जीभ बाहर निकालेगा उसको दोनों किनारों से ऐसे
मोड़नी है कुछ इस प्रकार से, अगर आपको दिख रहा हो तो इस व्यक्ति ने क्या कर रखा है, अपनी जो जीभ है यहाँ से भी मोड़ रखी है और वहां से भी मोड़ रखी है, समझ रहे हो आप। तो आपको ये करना है, सेकंड स्टेप है। आगे देखो भाई, अब इस नली नुमा जीभ से धीरे धीरे सांस अंदर खींचिए। जो आपने ये आकृति बनाई है जीभ को ऐसे मोड़कर, उसी से आपको सांस लेनी है अंदर धीरे धीरे, और सांस लेने के बाद मुंह बंद कर लेना है। जो आपने पाइप बनाया था, है ना, ये नली बनाई थी, उसमें सांस खींच ली, और सांस खींचने के बाद आपको मुंह बंद कर लेना है। और जितनी देर आराम से रोक सकते हो उतनी देर आपको सांस रोकनी है, दिक्कत नहीं कर, जितनी देर आप रोक सकते हो उतना रोकना है। और रोकते समय ठोड़ी को छाती से लगाना है। आपने सांस ले रखी है, मुंह में भरी हुई है, ये जो ठोड़ी है आपकी, इसको क्या करना है, इसको ऐसे छाती से लगा लेना है। जब ऐसे इसको छाती से लगा लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जलंधर बंद या चीन लोग बोलते हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। और साथ ही से हल्के से गुदा के नीचे के हिस्से की मांसपेशियों को सिकोड़ना है। मतलब जब आप ये करते हो, ऐसे लगाते हो, तो अभी पीछे बताया था ना गुदा क्या होता है, तो उसको थोड़ा सिकोड़ना है, ऐसे क्या करना है, उसको सिकोड़ना है। और इसे क्या कहते हैं, मूलबंद कहते हैं, एनल लोग कहते हैं, समझ आ रहा है। और लास्ट में क्या करना है, धीरे धीरे नाक से सांस को बाहर निकालना। जो आपने जीभ से सांस ली थी उसको नाक से बाहर छोड़ना है, ध्यान रखना है, समझ आ गया। इससे क्या होगा, आपके शरीर को ठंडक मिलेगी, ध्यान रखना, और आपका मन क्या होगा, शांत होगा। मतलब जो नहीं, मैं आपको प्राणायाम बताया, लगभग इनके जो काम है वो सिमिलर ही होते हैं। अब देखो, जब हम प्राणायाम करते हैं, इसके प्रकार करते हैं, तो उसके फायदे क्या देखने को मिलते हैं। तो ये सांस लेने की एक विशेष तकनीक होती है, जो शरीर को नई ऊर्जा देती है, हमको अच्छा फील कराती है, मन को शांत करती है, हमारे नियंत्रित करती है, हमारे माइंड को, जिससे व्यक्ति तरोताजा यानी एकदम एनर्जेटिक फील करता है। चिंता हो गया, आपका हाई ब्लड प्रेशर होगा, जिसको उच्च रक्तचाप बोलते हैं हिंदी में, या कोई अन्य मानसिक शारीरिक समस्या है, मन से रिलेटेड, शरीर से रिलेटेड, वो क्या कम करने में मदद करता है अपना प्राणायाम, ठीक है, समझ आ गया, ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे बात करता हूँ योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली और तनाव प्रबंधन। जब हम योग करते हैं तो समझो लाइफस्टाइल होती है, जो जीवन शैली होती है वो कैसी होती है, काफी एक्टिव हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, और हमारा जो स्ट्रेस होता है उसका भी वही मैनेज अच्छे से हो जाता है। तो इसी की हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं योग के माध्यम से सक्रिय जीवन शैली। देखो, योग जो है हमें मन को शांत करता है, खुश रखता है और स्वस्थ बनाने में मदद करता है, और हमारे शरीर, मन और बुद्धि को क्या करता है, सही तरीके से बैलेंस करता है। आपको पता होना चाहिए, अगर हमारा शरीर, मन, बुद्धि क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, मतलब जहां पर शरीर की ऊर्जा यूज करने वहीं पर ही करे, है ना, जितनी बुद्धि खर्च करनी उतनी बुद्धि खर्च करे, हमारा मन जो है सही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में तीनों संतुलित हैं। अगर इसको सही तरीके से संतुलित करे, कर पाएँ तो हमारा मन को, हमारे शरीर को अच्छा लगेगा। और ये होगा कैसे, जब योग हम करेंगे, ये ध्यान रखना है। और योग हमें क्या, खुद को पहचानने और अपने काम को सही ढंग से करने में सहायता करता है। आपको पता है, क्योंकि योग के माध्यम से जो व्यक्ति है अपने आप को पहचान लेता है। मैंने आपको पीछे अष्टांग योग में ही बताया है, इसलिए ध्यान रखना। तो व्यक्ति जो योग है हमें खुद को पहचानने के लिए मदद करता है और अपने काम को ढंग से करने में मदद करता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां होती है उसको हम अपने पे कंट्रोल रख लेते हैं, इंद्रियों पर, और उसको डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देते हैं, इंद्रियों को आत्म कल्याण अपनी सही जगह पे यूज करते हैं। अब जो योगासन है, इसके फायदे क्या होते हैं, जो कि इसी का पार्ट है योगासन। तो यह शरीर की हर पेशी, जो कि मांसपेशी कहते हैं, हमारी जो हड्डी है, नस है, अंग है, उसको मजबूत बनाता है। क्योंकि योग से क्या होता है, अंग, प्रत्येक अंग क्या हो जाता है, मिल जाता है, सक्रिय हो जाता है ना, जिससे हमारी मांसपेशी क्या होती है, हड्डी जो हो गई, नस हो गई, अंग मजबूत होने लग जाते हैं। और शरीर की जो सभी प्रणालियां हैं उसको स्वस्थ बनाए रखता है, चाहे वो हृदय प्रणाली हो, चाहे वो फेफड़े हो, चाहे वो और कोई प्रणाली हमारे शरीर में काम करती है हमको स्वस्थ बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी को मूवमेंट में, उन सभी प्रणाली को क्या रखता है, स्वस्थ रखता है योगासन, यानी जो योग में हम आसन करते हैं। अब हम बात करते हैं योग निद्रा के माध्यम से तनाव प्रबंधन, क्योंकि योग के माध्यम से ही क्या होता है, तनाव में प्रबंधन आता है, वो योग निद्रा के थ्रू आता है। जब हम योग निद्रा लेते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। तो देखना भाई ध्यान से, तो संस्कृत में योग का अर्थ क्या होता है, मिलना या जोड़ना, है ना, या जागरूकता, है ना, जागरूकता किसके बारे में, अपने शरीर के बारे में। और निद्रा का मतलब होता है नींद। तो योग निद्रा एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति होती है जहां शरीर सोता हुआ तो लगता है हमें, लेकिन मन गहरे स्तर पर जागरूक रहता है और सक्रिय रहता है। मतलब हम बस लेटे होते हैं, हम एक्चुअल में सो नहीं रहे होते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। बस आंखें बंद रहती हैं हमारी, बस क्या सोते हैं, ऊपर ऊपर से सोते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो मन है वो गहरे स्तर पर जागरूक रहता है और अपने पे ध्यान लगा रहा होता है, ठीक है, और एक्टिव रहता है। योग निद्रा के फायदे क्या होते हैं भाई, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से।
तो हमें गहरी शांति मिलती है और तनाव और चिंता कम हो जाती है इससे। डिप्रेशन हो गया, कोई बुरी आदत है भाई, उसको कम करने में मदद करता है, क्योंकि इस समय जब हम योग निद्रा में जाते हैं तो हमारा मन जागरूक रहता है, वो सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो बुरी आदतें मेरे अंदर है, क्या उससे मुझे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं। तो इससे जब व्यक्ति को समझ आ जाता है कि वो अपने बारे में जागरूक हो गया है, फिर वो उस चीज़ों को छोड़ देता है ना? दर्द और दवाइयों पर भी निर्भरता को घटाता है, क्योंकि व्यक्ति ऑलरेडी ठीक होने लग जाता है अगर वो योग निद्रा करता है, योग करता है तो। और अनिद्रा से राहत देता है, क्योंकि व्यक्ति सो नहीं पाता है, लेकिन जब योग निद्रा करता है तो वो एक्चुअल में सो नहीं रहा है बट लेटा हुआ है। तो जो धीरे-धीरे उसको नींद भी आ जाती है। तो अनिद्रा से हमको क्या मिलती है? न राहत मिलती है और नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। जब हम योग निद्रा में रहते हैं तो हमें धीरे-धीरे नींद भी आ जाती है, जिससे क्या होता है, हमारी जो नींद की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी ऑफ स्लीप होते है, वो भी अच्छी हो जाती है और सीखने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है और जो नई स्किल हमें सीखनी है तो वो भी अच्छे से हम सीख पाते हैं। ध्यान आपको रखना है ना? क्योंकि बेहतर हो जाते हैं हम उस चीज़ में, हम ध्यान लगाने में बेहतर हो जाते हैं, कंसंट्रेट करने में अच्छे हो जाते हैं, जिससे हमारी सीखने की क्षमता और नए कौशल को बेहतर करने में हमको मदद मिल जाती है। समझ आया आपको? और इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कुछ पर्सनल क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आपके सामने है। और वीडियो पसंद है तो क्या करना है भाई, चैनल को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है प्यारा सा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।